नमस्कार साथियों, सबका पुनः स्वागत है अचीवर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की ये क्लास मैं डिस्टिलेशन के ऊपर लेने वाला हूँ, आसवन। क्योंकि मैंने देखा कई दफ़ा डिस्टिलेशन के बारे में रेगुलर क्लास में चर्चा नहीं हो पाती और इसको हम बस डिस्टिलेशन वर्ड की तरह याद रखते हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है वो सब हमें नहीं पता है। तो ये एक छोटी क्लास रहने वाली, प्रोटोटाइप रहने वाला है। और आप लेकिन ये प्रोटोटाइप बिल्कुल भी इस एंगल में ना लीजिएगा कि समझ में नहीं आएगा। वो प्रोटोटाइप आपकी पूरी जितने भी मन में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन शांत कर देगा कि वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, और सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, सब बातें। तो व्हाट इज़ डिस्टिलेशन? आज सब याद रखना है, जल का जो सबसे शुद्धतम रूप है वो क्या है? आसुत जल। क्लियर? आसुत जल, ये डिस्टिल्ड वाटर। याद, मिनरल वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्टिल्ड वाटर, टोटली डिफरेंट। तो ये क्या होता है, किस तरह से अचीव होता है, तो याद रखना है। तो डिस्टिलेशन में जो पहला सिंपल प्रकार होता है जिसको बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, उसका एक साधारण सा नियम है कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब जिस चीज़ को गर्म करना शुरू करते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पर उसमें से कोई चीज़ अलग कर देते हैं, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन इज ए सेपरेटिंग टेक्निक बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया आपको? एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर वेपराइज्ड हो जाएगी, तो वेपराइज्ड होगी तो उसको हम ले लेंगे और को कंडेंस करके अपने इस्तेमाल में ले लेंगे। बाकी का जो मिश्रण रह गया उसको छोड़ देंगे। तो ये एक सिंपली क्या है, डिस्टिलेशन शब्द का मतलब होगा किसी चीज़ को उबाल कर उसमें से अपने फायदे की चीज़ें ले लेना, बाकी छोड़ देना। ये है सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। और क्योंकि जल जो है, जो डिस्टिल वाटर अचीव किया जाता है वो किसी भी पानी से निकाला जा सकता है। याद रखना है, डिस्टिल वाटर चाहे सीवर का पानी भी क्यों ना हो, गंदा कितना ही पानी क्यों ना, भाई जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स जो बनते हैं, चाहे कहीं भी पानी क्लियर जमा है, चाहे वो सीवर का पानी है, सागर का पानी, कहीं भी पानी है, वो वेपराइज्ड होगा। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब पानी वेपराइज्ड होगा तो वेपर्स सिर्फ H2O के ही बन रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, जहाँ तक बात है कि जब कभी बात करते हैं कि स्टार्टिंग की जो बरसात होती है उसमें H2O, SO2 मिल जाती है, वो अलग बात है, उसको अभी हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। माने हमने पहली दूसरी बरसात के बाद जो एयर पोल्यूशन है उसको भी थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया है। उसके बाद अगर बात करें जो हवा में जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स का मतलब H2O, और H2O इज ओनली H2O। इसमें आप कुछ चीज़ मिला नहीं सकते अपने मन से। भाई पानी में कुछ है जो पानी को गंदा कर रहा है, बट पानी कभी गंदा नहीं है। अब आपको बात याद रखनी है, H2O रिमेन्स H2O। चाहे वो कितना ही गंदा पानी है, उसको कुछ ही मिनटों में पीने लायक बनाया जा सकता है। क्लियर? ये सिंपल प्रोसेस है और वास्तव में यही होता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन में हमने जैसे समुद्र का पानी लिया, उसको गर्म किया, या सीवर का पानी लिया, उसको गर्म किया, और उसमें से वाटर कंटेंट निकल गया और बाकी अलग हो गया। ये जल का सबसे शुद्धतम रूप है। कभी भी प्रश्न आपको आए, बैटरी में डालने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करेंगे? हम डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करेंगे, आसुत जल इस्तेमाल करेंगे, मिनरल वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पीने के लिए ये पानी अच्छा नहीं है, पीने के लिए, क्योंकि शरीर को मिनरल्स की आवश्यकता है, तो ये पानी उपयुक्त नहीं होगा। और प्योरेस्ट फॉर्म में जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिया जाएगा, देन इट एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता। बट ये बात याद रखिएगा, जैसे ही कभी भी डिस्टिल वाटर के पैकेट को खोला जाता है, तुरंत वाटर को हम ट्रीट करते हैं कि ये आइडियल कंडीशन में अभी ये नहीं रहा, क्योंकि धूल के कण उसके अंदर मिल जाएंगे तुरंत और वो कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगा। लेकिन एग्जाम में आ जाए, क्या डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? डिस्टिल्ड वाटर कुचालक माना जाता है, यानी बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो सिंपल डिस्टिलेशन तो आपको समझ में आ गया। सिंपली बस चीज़ों को गर्म किया और अपने मतलब की चीज़ निकाल ली। अब आती है एक, कभी आपने सुना पेट्रोलियम में से पेट्रोल अलग करना, वो सिंपल डिस्टिलेशन में नहीं आता। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल, हालांकि जब हम क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो खाली हमें इस शब्द से मतलब होता है यार प्रभाजी आसवन टिक कर और आगे बढ़। लेकिन अगर हमने इस प्रोसेस को कभी भी डिस्कस नहीं करा है तो बार बार परेशान करता है, बार बार परेशान करता है। इसलिए हम चाह रहे थे इसको डिस्कस कर लें। ये है तो ये भी डिस्टिलेशन ही,
बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम मदद लेते हैं ग्रेविटी एक्शन का। जब हमें लगता है किसी चीज़ में ऐसी चीज़ें हैं, किसी मिक्सचर में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है, जैसे सपोज पेट्रोल अगर वेपराइज्ड हो रहा है 38 पे, थोड़ा भी तापमान ज़्यादा हो जाए 40 प्लस हो जाए तो साथ क्या डीजल भी वेपराइज्ड होने लग जाएगा। तो वहाँ पर हम फिर ऊंचाई की मदद लेते हैं, मतलब नीचे रहती हैं भारी चीज़ें, ऊपर रहती हैं हल्की चीज़ें। तो पेट्रोल बहुत हल्का है, तो जब कभी भी बढ़ना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक टावर का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हल्की जितनी हल्की चीज़ें होंगी उसको ऊपर कंडेंस किया जाएगा, संघनित किया जाएगा, नीचे पेट्रोलियम जेली रहेंगी, यानी भारी चीज़ें। समझ में आ गया? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वी ओनली यूज़ अ हाइट टावर। क्लियर? एक हाइट टावर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें भारी चीज़ें ग्रेविटी एक्शन से नीचे रहती हैं, जो जल्दी ऊपर नहीं जा सकती हैं, और हल्की चीज़ें ऊपर जा सकती हैं आसानी से, उसको ऊपर डिस्टिल करते हैं। तो याद रखना है, ये प्रभाजी आसवन कहा जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है। कहता भी एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक चीज़ उबलती है 38 पर, दूसरे पर उबलती है 40 पर, तीसरी उबलती है 48 पर, तो कौन सा आसवन करेंगे? प्रभाजी आसवन करेंगे। याद रखना है, प्रभाजी आसवन। पहले वाले में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी, आपको पता है 100 डिग्री पर पानी उबल गया साधारणतः, लेकिन नमक तो या और भी जो पार्ट्स हैं वो नहीं उबले या वो वेपराइज नहीं हुए, तो हमने पानी को अलग कर लिया। अब तीसरी टेक्निक क्या है डिस्टिलेशन की? तीसरी टेक्निक होती है वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्लियर? वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसको बोलते हैं निर्वात, निर्वात आसवन। इसको लो प्रेशर डिस्टिलेशन भी कई जगह लिखा होता है, लेकिन ये वर्ड ज़्यादा करेक्ट है वैक्यूम डिस्टिलेशन, क्योंकि ये वैक्यूम तक जाया जा सकता है। इसमें प्रेशर कम नहीं, बात बन रही और कम और कम और कम, और फाइनली वैक्यूम क्रिएट कर लो। भाई इसके समझने के लिए हमें एक बार गन्ना मिल की तरफ चलना पड़ेगा। और आपको पता होगा गन्ने से गुड़ बनाना बहुत आसान काम है। बहुत आसान काम मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई सभी लोग बना सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू शुगर फॉर्मेशन ये जो गुड़ बनाना बहुत आसान है। ठीक है? एज कंपेयर टू शुगर गुड़ बनाना बहुत टिपिकल काम है। जैसे जब कभी साधारणतः हम जिस एक क्षेत्र में ज़्यादा गन्ना होता है वहाँ से गुजरते हैं तो हमें सड़क के दोनों साइड पर गुड़ की दुकानें बहुत मिलती हैं। चीनी की दुकानें मिल पाना वहाँ साधारणतः संभव नहीं होता है, मतलब कि उन्होंने खुद बनाई हो चीनी। वो जो हाईली टेक्निकल स्किल्ड लेबर होगा जहाँ, वो ही चीनी बना सकता है। तो ये क्या है उसको ज़रा समझते हैं। जब आप गन्ने के रस को उबालते हो तो गन्ने के रस में उबलने के बाद उसका वाइट पार्ट जो चीनी जिसको बोलते हैं वो अलग होता है, और ब्राउन जो काला पार्ट है वो अलग हो जाता है। बट इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शुगर मिल में जो प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर देते हैं, यानी ठीक कंट्रोल में रखते हैं, बट साधारणतः आप घर पे करेंगे तो नहीं बनेगी बात। जो गन्ने का रस है वो 200 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी जिस पर वो सफ़ेद वाला पार्ट अलग होना था। लेकिन अगर तापमान 200 से जरा सा भी ज़्यादा हो जाए तो ये गन्ने का रस डिकम्पोज हो जाएगा या जल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तापमान पर ये उबलता है लमसम इसी तापमान पर ये जल जाता है। जब माना डिकम्पोज, उसके पार्ट्स अलग अलग हो गए, कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ये सब अलग, तो वो राख बन जाएगा, आपके लिए मिठास खत्म। तब हम इस डिस्टिलेशन की मदद लेते हैं। समझ में आपको? वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम आर्टिफिशियल वैक्यूम क्रिएट करते हैं ताकि जो एयर प्रेशर है वो मिनिमाइज हो सके। और अगर आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्लास आपने देखी होगी प्रेशर वाली डेफिनेशन में, कि जब कभी भी दाब को कम कर दिया जाए, आप सभी लोगों को बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप पढ़ें। कहता सर पता है, मेरे को पता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर एनीथिंग स्टार्ट बॉइलिंग। ये कोई डेफिनेशन नहीं है। हम तो जानना ही चाह रहे हैं ना आपसे बॉइलिंग होता क्या है, और आप कह रहे हैं कि कोई चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने बॉइलिंग को समझा ही नहीं। तो याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, क्वांथनांक क्या होता है? जिस बिंदु पर किसी भी चीज का वेपर का प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एयर प्रेशर के बराबर हो जाए। जैसे आपने कभी पानी को, दूध को पतीले में रखा गैस बर्नर पर, और दूध को या पानी को गर्म करना शुरू किया। जैसे आप पानी को लेते हैं, ठीक है, जल्दी समझ में आ जाएगा। पानी को आप धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, तो
शुरुआत में जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर बनना शुरू हो गया था, लेकिन अभी वेपर प्रेशर कम है और कौन हावी हो रहा है? एयर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इस पानी को ऊपर उठाना चाहता है, बट कौन ऊपर नहीं आने दे रहा? एयर प्रेशर। एयर प्रेशर यानी हवा का प्रेशर, क्लियर? वायुमंडलीय दाब। और ये क्या है? वेपर प्रेशर। वाष्पीय दाब, वायु दाब। तो एक नाउ फाइट स्टार्ट्स बिटवीन एयर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। एक जंग शुरू हो गई है वेपर प्रेशर और एयर प्रेशर के बीच में। कहता है यार प्लीज आने दे आने दे। कहता है दम है तो आजा भाई, प्लीज प्लास का जमाना नहीं है, अब दम है तो आजा ऊपर। तो भाई दम तो उसमें था नहीं, तो फिर हमने इसको हीट देना शुरू किया। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। अब 100 जब तो आपने इसको तापमान दे दिया, अब इसके पास दम आ चुका है। और अब ये वेपर प्रेशर, वाष्पीय दाब इस वायु दाब के बराबर हो गया। और जब ये दोनों बराबर होंगे और इसके जस्ट बाद आपने जरा भी हीट दे दी, तो कौन जीत जाएगा? वेपर प्रेशर। लेकिन इस वेपर प्रेशर की जीत का आपको वैसे नुकसान होने वाला है, मतलब पतीले से पानी बाहर आने लग जाएगा ना फिर, क्योंकि अब इसने हवा को फेंक दिया, और हवा को फेंक दिया तो जो पानी है वो बाहर आना। सेम दूध के लिए भी यही है। जैसे दूध को साधारणतः आप गर्म करो तो वो 77 डिग्री पर पतीले से बाहर आना शुरू कर देता है, क्योंकि 77 डिग्री के बाद अगर आपने स्टिल उसको हीट देना शुरू किया, वो एयर को हटा देता है ऊपर से और बाहर आ जाता है। तो अब आपको समझ में आया व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। क्वांतनांक वह बिंदु है जिस बिंदु पर वायु दाब वाष्पीय दाब के बराबर हो जाता है। बट इसमें क्या बात है, जो कांस्टेंट नहीं है एयर प्रेशर, ये कांस्टेंट नहीं है। एयर प्रेशर को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। मतलब क्या है, किसी भी चीज के क्वांतनांक को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। गर्मियों में क्योंकि हवाएं कम होती हैं, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर चली जाती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट गर्मियों में घट जाता है। याद रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, नॉट स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा की बात नहीं कर रहा हूं, क्वांतनांक की बात कर रहा हूं। सर्दियों में क्योंकि एयर ज्यादा है, ठंड याद रखना, कोई भी चीज ठंडी होने के बाद उसका वॉल्यूम घट जाता है। तो सर्दियों में हवा ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है दूध के ऊपर, इसीलिए सर्दियों में दूध का या पानी का क्वांतनांक बढ़ जाता है। समझ में आया आपको? जब कभी भी, लेकिन हमारा सर्दी गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है एयर प्रेशर से। भाई कब एयर प्रेशर ज्यादा हो रहा है? हम गर्मी में भी एयर प्रेशर बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? बताइए आप। कुकर में यही करते हैं ना, कुकर में हम एयर प्रेशर बढ़ा देते हैं, और एयर प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और चीज समय से पहले बॉयल मतलब माने कुक हो जाती है। टोटली डिफरेंट। हमें चीज को बॉयल नहीं करना है, हमें चीज को कुक करना है। चीज को पकाना अलग बात है, चीज को उबालना अलग बात है। सपोज अगर मैं कहता हूं यार पानी उबल गया, तो क्या गारंटी है क्या पक्का पानी 100 डिग्री पर ही उबला होगा? कोई गारंटी नहीं है। हम पानी को 20 डिग्री पर भी उबाल सकते हैं। कहता सर क्या बात कर रहे हो, 20 डिग्री पर पानी उबल जाएगा? क्यों नहीं उबलेगा? अगर वैक्यूम होगा, प्रेशर ही नहीं होगा, तो पानी को गर्म करते साथ ही पानी बाहर आना। भाई जैसे क्वेश्चन आया, एक अंतरिक्ष यात्री अपने साथ पानी की बोतल लेकर गया 50 डिग्री पर, उसने पानी की बोतल खोली, पानी उबल रहा था। वाई? क्योंकि वायुमंडल का प्रेशर लगभग ना के बराबर है चंद्रमा में, एयर प्रेशर। और अगर एयर प्रेशर नहीं होगा तो वेपर प्रेशर हावी हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, किसी दाल के पकने का उबलने से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट उबलना तो एक प्रॉब्लम है। तो कुकर में क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं 120 होगा, लेकिन ये चीज को समय से पहले ही विशिष्ट ऊष्मा दे देता है। बिकॉज प्रेशर इटसेल्फ अ टाइप ऑफ एनर्जी। दाब अपने आप में एक ऊर्जा होती है जो चीज को पका देता है। आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो गया होगा आपको कि जो क्वांतनांक है बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? वायुदाब। और वायुदाब बढ़ेगा तो क्वांतनांक भी बढ़ेगा, वायुदाब घटेगा तो क्वांतनांक भी घटेगा। अब बात क्या आ रही थी, क्या था, गन्ने का रस 100 डिग्री 200 डिग्री पर उबल रहा था और 200 पर ये जल रहा था। अब सोचो हम किसी तरह जो गन्ने का रस जिसमें रखा है उसका सारी हवा निकाल लें, क्या क्रिएट कर लें, एक वैक्यूम क्रिएट कर लें। तो अब गन्ने का रस को थोड़ा भी गर्म कर दो तो गन्ने का रस स्टार्ट्स बॉइलिंग। बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना है, आपको इस क्लास से कनेक्ट होना है, ठीक है? खाली सुनकर बस नहीं, आपको मेरे आगे आगे चलना है। बिल्कुल
जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको पहले आप समझ लो, क्या एनालाइज करो, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, तब बात बनेगी। ठीक है, तो 200 डिग्री की बजाय हमने उस गन्ने के रस को 60-70 पर ही उबाल दिया। कमाल किसका था? लो प्रेशर का या वैक्यूम का। और आपको पता है 60-70 पर गन्ने का रस नहीं जलेगा। तो क्या हो रहा है, व्हाइट पार्ट अब उबल के सेपरेट हो गया, ब्राउन या काला पार्ट वहीं रह गया, और हमने उस व्हाइट पार्ट को कंडेंस करके क्या बना ली? चीनी। स्टिल उसके अंदर थोड़ा ब्राउन पार्ट रह जाता है, तो हम चारकोल डाल देते हैं या बोन चारकोल डाल देते हैं, जो उसमें से ब्राउन पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और हमें प्योर व्हाइट कलर की चीनी मिल जाती है। तो इसके लिए हमने कौन सा डिस्टिलेशन इस्तेमाल किया है? वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी चीज के डिकम्पोज होने का डर होता है, मतलब जिस पॉइंट पर वो उबलता है और उसी पॉइंट पर वो जल सकता है, तो हम कौन सा डिस्टिलेशन करते हैं? निर्वात आसवन करते हैं। समझ में आया? आसवन होता क्या है? अलग करना। कोई भी आसवन उसका मतलब अलग करना। और फोर्थ जो है टाइप इसका, वो है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन या भाप आसवन। क्लियर? भाप आसवन। भाप आसवन या स्टीम डिस्टिलेशन हमें उन चीज़ों को अलग करने के लिए करना है जहां पर एक चीज़ जो है वेपराइज्ड हो सकती है और दूसरी चीज़ वेपराइज तो नहीं होगी, उल्टा बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। समझ में? मतलब जैसे कोई भी हम लकड़ी लेते हैं, लकड़ी जैसे शीशम की लकड़ी है या और कौन सी चीड़ की लकड़ी है। ठीक है, तारपीन का तेल आपने पढ़ा होगा। टर्पेटाइन ऑयल जो होता है वो कोई आर्टिफिशियल फर्म में नहीं बनता है, ये लकड़ी से ही निकाला जाता है। ठीक है, और अगर वो लकड़ी का तेल किसी साधारण सफ़ेदी की लकड़ी पर भी लगा दो आप, तो सफ़ेदी की लकड़ी भी सालों साल उस पर कीड़ा नहीं लगेगा। इट एक्ट्स लाइक अ चीड़ का लकड़ी। मतलब उसका अपने आप को, जैसे क्या बोलते हैं, गिद्दड़ को किसी शेर की खाल पहना दो, तो जब तक वो शेर की खाल फटे ना, तो भाई समाज तो उसको यही समझेगा भाई ये शेर है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको? यानी हम उस गिद्दड़ को शेर बनाने के लिए जो तारपीन का तेल लगाते हैं किसी सस्ती लकड़ी पर, वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित है कि हमने उस टाइप की लकड़ी से थोड़ा तेल निकाल दिया और वो तेल हमने अपने सस्ती लकड़ी पर लगा दी। एक बात याद रखना, आपको कभी भी चंदन खरीदना है या चंदन की लकड़ी की बात करते हो, चंदन की लकड़ी में भी एक तेल होता है। अगर वो तेल निकाल लिया जाए तो चंदन की लकड़ी की वैल्यू बहुत घट जाएगी, क्योंकि वो तेल ही उस चंदन की लकड़ी को खुशबू देता है और वो तेल ही उस चंदन की लकड़ी को कीड़ा लगने से रोकता है। लेकिन अगर हमने उसमें से तेल निकाल लिया तो वो चंदन की लकड़ी में खुशबू भी कम हो जाएगी और कीड़ा भी जल्दी लगेगा उसको। समझ में आया? जैसे शीशम का लकड़ी है या चीड़ की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी, ये सब की कीमत का प्रमुख कारण इनका ऑयल ही होता है, तेल। अब उसके तेल को किससे निकाला जाता है? स्टीम डिस्टिलेशन से। तो क्या करते हैं हम, अब लकड़ी को सीधा गर्म करेंगे तो लकड़ी में आग लग जाएगी, ना तेल मिलेगा ना लकड़ी मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, गरम गरम भाप, 250-200 डिग्री की गरम गरम भाप उस लकड़ी पर डालते हैं, चंदन की लकड़ी पर। तो क्या होगा, जब उस चंदन की लकड़ी पर एक चैम्बर के अंदर से स्टीम को एंटर करवाया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब उसको स्टीम कॉन्टेक्ट में आएगी तो उसके अंदर का जो ऑयल है वो भी वेपराइज्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? और वेपराइज्ड होकर ऑयल और वाटर उड़ने शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑयल और वाटर पार्ट को अलग कर लेते हैं, क्योंकि ऑयल आपको पता काफ़ी हल्का होता है और अलग तापमान पे रहता है, वाटर अलग तापमान पे रहता है, और दोनों को अलग करना आसान हो जाता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन हम उन चीज़ों को अलग करने के लिए करते हैं जहाँ पर एक सॉलिड चीज़ है जिसका जलने का डर है और एक लिक्विड चीज़ है जो वेपराइज होती है। तो उन पे हम बजाय कि सीधा गर्म करने पर उस पर हम क्या डालते हैं, गरम गरम वाटर स्टीम डालते हैं, गरम गरम भाप डालते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें सॉलिड भी है साथ में वाटर, कोई वेपर्स भी हैं, इसके स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे। बट डिस्टिलेशन सभी में कॉमन है, सेम है। तो कभी भी कहें गन्ने से चीनी अलग करने के लिए कौन सा डिस्टिलेशन करेंगे, निर्वात आसवन। चंदन से तेल अलग निकालने के लिए कौन सा आसवन करेंगे, भाप आसवन। पेट्रोलियम से पेट्रोल अलग करने के लिए क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन। समुद्र के पानी से साफ पानी बनाने के लिए क्या करेंगे, साधारण आसवन। तो आई थिंक आपको इस क्लास में आसवन का सही आइडिया लग गया होगा कि आसवन किसे कहते हैं, और इसके चारों टाइप भी क्लियर हो गए होंगे आपको। और आप लोगों के कमेंट ऑलवेज इनवाइटेड हैं। आप लोग के कमेंट से हमारा जो
मनोबल है बढ़ता है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।